Good morning students, I am Vinit Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 15 of history, India after independence. Sorry. So in this chapter we will discuss about the challenges of the divided India, foreign policy, the South Asian Association for Regional Cooperation, जिसको हम लोग SAARC कहते हैं. So let's start challenges of divided India. स्टूडेंट्स देखिए, बहुत जो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये दो देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान. तो रिफ्यूजीज रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करें तो जो भारत का जो पोर्शन था वो जब दो भागों में बटा, तो उसके बाद बहुत सारे मिलियंस ऑफ द पीपल जो पाकिस्तान के क्षेत्र में थे वो भारत की तरफ और भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ आने के लिए प्रयास करने लगे. बहुत से लोगों के घर चले गए, रोजगार चला गया, है ना, वो रिफ्यूजीज़ की तरह रहने लगे. अच्छा, इन सब के साथ इतने सारे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने रिलीफ कैंप्स चलाए और उनमें खाना उनको और रहने की व्यवस्थाएं की गई, है ना, तब तक के लिए जब तक के लिए वो अपनी जगह पर पहुंच नहीं जाते हैं. इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ द रिहैबिलिटेशन क्रिएट की गई जो इन सब रिफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको शॉर्ट आउट कर सके. फिर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स. देखिए हुआ क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो प्रिंसिपली स्टेट्स को कहा कि चाहे तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लीजिए. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और इसीलिए एक सेपरेट कमेटी बनाई गई. द सेपरेट मिनिस्ट्री वॉज सेटअप 25 जून 1947 को, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन है हमारे यहाँ के, वो उस मिनिस्ट्री के हेड बनाए गए. और लास्ट तक 565 जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे उनमें से 552 प्रिंसिपली स्टेट को हम लोगों ने भारत में उस समय तक मिला लिया था. ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो 1946 में क्या हुई, फॉर्म हुई. उसका ऑब्जेक्ट क्या था, भारत का संविधान का निर्माण करना. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में हमारे यहाँ के पहले राष्ट्रपति भी बने, भारत के जो मतलब राष्ट्रपति भी थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे. और 19 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लगभग 11 सेशंस उसमें हुए थे. ठीक है, इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बनकर तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, जो कि समय समय पर बाद में बढ़ाए गए. भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे. और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया था. ठीक है, जो प्रेसिडेंट था उसको हेड ऑफ द स्टेट माना गया और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अब बात करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में. देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत सारे चैलेंजेस है. सबसे बड़ी बात कि इंडिया बहुत ज़्यादा गरीबी और डिप्रेशंस को फेस कर रहा था, तो उसके लिए इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था. बहुत सारे रैपिड प्लान्स चलाए गए और इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया और इससे जो धीरे धीरे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन पे देश को लेकर आया. और जो 5 ईयर प्लान है इसी को पंचवर्षीय योजनाएं भी कहा जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में. देखिए, फॉरेन पॉलिसीज़ में भारत बहुत मतलब कॉमन स्ट्रेटजी लेकर चलता है. ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने
बहुत सारे इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उनको इन्फ्लुएंस किया, पावर बैंक किया, और नॉन अलायंस जो थे उनमें शामिल हुआ। पंचशील्स थे उनके जो की फीचर्स थे फॉरेन पॉलिसीज़ में, तो वो हुआ जैसे कि फॉरेन पॉलिसीज़ हैज़ बीन द मेंटेन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, शांति और समझ के साथ किए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा सेल्फ डिटरमिनेशंस के लिए जो कॉलोनियल पीपल्स है ना, पीसफुली सेटलमेंट्स जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको पीसफुली सेटलमेंट किया जाएगा, है ना, और रिच और पुअर्स के बीच में जो डिस्पैरिटीज़ है उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नैम के बारे में, नॉन अलायंस मूवमेंट। एक्चुअली हुआ क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म हुआ 1945 में, तो वर्ल्ड में दो कंट्रीज ऐसी थी जो सुप्रीम पावर बन के निकली, एक कौन, यूएसए, दूसरा यूएसआर। यूएसआर मतलब कि रूस। अब हुआ क्या कि ये दोनों ही देश ये चाहते थे कि जो भी कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट हो, मतलब स्वतंत्र हो, वो हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने इन दोनों ही ग्रुप में जाना पसंद नहीं किया और उसने अपना एक नया खुद का एक ग्रुप बनाया था जिसको बोला गया नॉन अलायंस मूवमेंट। इसके बाद जो छोटे कंट्रीज़ थे जो बाद में आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, या जो गरीब थे, इन सब ने धीरे धीरे इस नॉन अलायंस मूवमेंट को क्या किया, ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पंचशील्स के बारे में। देखिए जो 5 प्रिंसिपल्स थे, जो 5 प्रिंसिपल्स है इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ में, उनको पंचशील्स कह के क्या जाना गया। ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ऑफ द नॉन फ्रेक्शन इन द ईच अदर द एडमिट अफेयर्स, द पीसफुल ऑफ द को एग्जिस्टेंस एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सेवरिटी एंड द म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, यही इन्हीं को पंचशील कहा गया है। ठीक है, रिलेशनशिप विद द नेबर कंट्रीज। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो चाइना और नेपाल और भूटान है, ये हमारे नॉर्थ में लाई करते हैं। फिर ईस्ट में जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो हमारे बांग्लादेश और म्यांमार है, और इसके बाद वेस्ट में हम लोग पाकिस्तान, और साउथ में कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि मालदीव हो गया या श्रीलंका है, ये हमारे क्या है, नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें से रिलेशन देखते हैं किसके और किसके बीच में अच्छे रहे हैं, खराब रहे, कैसे रिलेशंस थे हमारे नेबर्स के बीच में, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंडिया एंड भूटान के बारे में। देखिए सॉरी, इंडिया जो है उसने भूटान के एजुकेशन डेवलपमेंट और जो टेक्निकल स्किल्स है उसके लिए बहुत मतलब योगदान दिया है, और बहुत सारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भूटान पे क्या किए, डेवलप किए हैं, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, रोड्स, हाइड्रो पावर्स, जियोलॉजिकल सर्वेस, इरीगेशन के जो वर्क थे, है ना, जिससे हम ये कह सकते हैं। और बहुत सारे जो भूटान के यूथ था वो भी भारत में आकर यहाँ पे स्टडी करता है, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके लिए वो आकर यहाँ पे हाई लर्निंग करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल के साथ हमारे बहुत ही एंशियंट रिलेशनशिप है। नेपाल के जो सोशल, कल्चर और रिलीजियस टाइज हैं वो इंडिया के साथ बहुत मैच करते हैं, खासकर जो बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म हैज़ एक्टेड एज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द डेवलपिंग और द कॉरिडोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई हैं, मतलब ट्रेड को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, रेगुलर इकोनॉमिक एंड कल्चर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इंडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द रोड एंड द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इन द नेपाल। ठीक है, वहाँ पर रोड और जो हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भारत क्या करता है, वहाँ पर करता है और वहाँ के लोगों को उसको हेल्प करता है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो देखिए 4000 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है वो मतलब हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द बांग्लादेश के रिलेशन, उस समय के अगर रिलेशन के बारे में देखें तो दोनों कंट्रीज़ बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थे। बाद में हमारे संबंध वैसे भी बांग्लादेश के साथ हमेशा से अच्छे रहे, थोड़े बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत ही शांतिपूर्वक आपस में बैठकर
उनको सॉल्व कर लिया है। और भारत ही वो एक ऐसी कंट्री थी जिसने वर्ल्ड में बांग्लादेश को रिपब्लिक को मतलब रिकॉग्नाइज किया था, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 1947 में पार्टीशन हुआ और इसके बाद ये दोनों कंट्री शायद कभी भी इनके कल्चर और इनका ट्रेडिशन कल्चर काफ़ी कुछ मैच करता था, लेकिन फिर भी मतलब इन दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमेशा से बना रहा है ना, कश्मीर विवाद। इसके लिए बाद में बहुत सारे एफर्ट भी किए गए थे। एक सिर्फ इसी के लिए मतलब जो ताशकंद का एग्रीमेंट है वो भी किया गया, लेकिन बाद में ये एग्रीमेंट भी काम नहीं आया, मतलब सफल नहीं हुआ। और इसके बाद 1971 में जो पाकिस्तान को, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया। आफ्टर द डिफीटेड वार, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बोथ कंपनीज एट द शिमला, मतलब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत, पाकिस्तान हार गया, इसके बाद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर को शिमला में बुलाया गया और वहाँ पर एक शिमला पैक्ट का एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में। देखिए, श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध है वो हमेशा हेल्दी रहे हैं, हारमोनियस रहे हैं। दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो दोनों कंट्रीज़ पीस और मतलब कोएग्जिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और नैम, सार्क, यूएनओ जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें ये कॉमन मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इन 2010 श्रीलंका सपोर्टेड इंडिया इन इट्स बिड फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूएन काउंसिल, मतलब जो यूएनओ में परमानेंट स्थायी सदस्य पाने के लिए 2010 में श्रीलंका ने भारत को अपना वोट दिया था। ठीक है, ये बड़ी बात है। अब इंडिया एंड म्यांमार जो पहले की वर्मा कहलाया जाता था, ठीक है, इनके साथ हमारे संबंध हमेशा से मेंटेन रहे, बहुत अच्छे मतलब संबंध स्थापित किए गए थे। और इंडिया ने बहुत सारे हेल्प की है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, मतलब हेड कॉमनवेल्थ के लिए कहाँ पर, वर्मा में। और इंडिया ऑफर द हार्मोनियस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन द साइक्लोन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया 2011, मतलब 2011 में जो वहाँ पर अर्थक्वेक का साइक्लोन में जो तबाही हुई थी, तो उसके लिए भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की थी और रिहैबिलिटेट करने के लिए उन सब चीज़ों को। और बीच बीच हम लोगों के कल्चर जो एक्सचेंज हैं वो भी होते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों के संबंध दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया एंड चाइना के बारे में। देखिए, भारत और चाइना की कहानी बहुत ही ड्रामेटिक टाइप की है। भारत और चाइना एक समय बहुत अच्छे दो पड़ोसी देश माने जाते थे। जब नेहरू जी के समय में भारत और चाइना भाई भाई माने जाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में लद्दाख का जो एरिया था और कुछ चीज़ों मतलब कुछ जो रिफ्यूजीज यहाँ आ गए थे, तो उन सब के लिए जो चाइना और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो विवाद हुआ, वो आज तक धीरे धीरे बढ़ता ही गया, वो ख़त्म नहीं हुआ। बाद में फिर जो लद्दाख का एरिया था वो ऑक्यूपाई कर लिया था चाइना ने, और जो मैकमोहन लाइन थी, जो बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच में, उसको भी मानने से उसने इनकार कर दिया। चाइना डिवाइडेड इंडिया, मतलब कि चाइना ने 1962 के युद्ध में भारत को हराया। और इसके बाद से जो मतलब इसके बाद फिर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, तो उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। इसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए दोनों के संबंधों को सुधारने के लिए। राजीव गांधी ने चाइना का विजिट किया, फिर इसके बाद वहाँ से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे वो भी भारत आए। फिर बीच में बहुत सारे यहाँ से पीवी नरसिम्हा राव वगैरह, उन्होंने 1993 में विजिट किया, फिर वहाँ से भी लोग आए। इस तरह सब आने जाने का सिलसिला तो चालू रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रस्ट होना चाहिए था वो नहीं रह गया। ठीक है। अब हुआ ये बाद में कि जो रीजनल हम लोगों के बीच में मतलब रिवैलरी थी, वो दोनों कंट्रीज़ ने धीरे धीरे मतलब सॉल्व करना शुरू किया है, और ग्लोबल स्टेज में ये चीज़ें दिखाई
नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि जो इंडो चाइना जो रिलेशनशिप है बहुत क्रिटिकल इमर्जिंग ग्लोबल पार्टी और इकोनॉमिक सिनारियोज माने जाते हैं, ठीक है, और जो दोनों देश हैं वो धीरे धीरे इसको शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग सार्क भी कहते हैं। अब सार्क में होता क्या है कि ये जो भारत है, नेपाल है, आपका भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स है, तो बांग्लादेश, ये सार्क के क्या फाउंडिंग कंट्री मतलब संस्थापक देश माने जाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना साउथर्न कलेक्टिव जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना उनके वेलफेयर को साउथ एशिया में, और फैसिलेट एक्टिव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड में उसको बढ़ावा देना और स्ट्रेंथ करना कॉर्पोरेशन को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, then you can ask me. Till then, bye bye.